सलाम साथियों। अ, इप्टा और परलेस घाटशिला की इकाइयों का ये साझा आयोजन भीष्म साहनी जयंती 8 अगस्त आज के दिन भीष्म साहनी के समग्र रचना और उनके व्यक्तित्व पर एक परिचर्चा है। इसमें हमने लगातार पिछले कुछ दिनों से भीष्म साहनी की जयंती के अवसर पर युवा साथियों के साथ में भी बातचीत की है और आज हमारे साथ भीष्म साहनी के कृतित्व और उनके जो पूरे वक्त के साथ जो उनका रचना कर्म है और उनकी रचना कर्म के जो विभिन्न आयाम हैं और भीष्म साहनी की रचनाओं में खास करके जिसको हम कह सकते हैं कि जो यथार्थ की अनुगूंज है और जो प्रासंगिकता है, जो सादगी है, इन सब विषयों पर, इन सब बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए आज हमने ये परिचर्चा आयोजित की है। और इस परिचर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ कवि और रंगकर्मी इप्टा अशोकनगर के हमारे हरिओम राजौरिया जी हैं। इप्टा परलेस भारतीय महिला फेडरेशन से जुड़ी हुई हमारी साथी, बेहद सक्रिय साथी सारिका श्रीवास्तव जी हमारे साथ है और प्रगतिशील लेखक संघ उत्तर प्रदेश के महासचिव संजय श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आप सभी साथियों का स्वागत है। भीष्म साहनी का जिसको हम कहें कि जो पूरा रचना कर्म है, उनके 6 उपन्यास, 9 कहानी संग्रह और 6 नाटक भी उनके हैं। तमाम साथी जानते हैं उन सभी के बारे में। तो खास करके जब हम भीष्म साहनी के बात करते हैं तो भीष्म साहनी एक बिल्कुल सरल, सादगी से भरे एक आम इंसान की तरह आते हैं और उतने ही बड़े वो रचनाकार भी हैं। जितने वो सरल और सीधे अपने जीवन में रहे, उतनी सरलता और सादगी से उन्होंने अपने साहित्य का लेखन भी किया, साहित्य हमको दिया। प्रगतिशील लेखक संघ के वे राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं 1973 से लेकर के 86 तक। और आज भी जब हम फेसबुक पर सुबह देख रहे थे तो बहुत अच्छी यादें वरिष्ठ साथियों ने साझा की थी कि किस तरह से परलेस का जब 50वां साल जब पूरा हुआ था और लखनऊ के आयोजन तमाम तरह के। और अभी हमने व्हाट्सएप पर हरिओम जी आज हमारे साथ है, हरिओम जी का भी संस्मरण हमने पढ़ा। तो बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे साथ वे साथी हैं जो भीष्म साहनी पर बिल्कुल गहराई पर बात करेंगे, भीष्म साहनी की रचनाओं पर बात करेंगे। भीष्म साहनी जिस तरह से एक संगठन के साथ संगठनकर्ता के तौर पर, एक नाटककार के तौर पर बहुआयामी, मैं कह सकता हूँ कि भीष्म साहनी ने जो एक अनुवादक के तौर पर, एक अभिनय नेता के तौर पर उनके चरित्र का जिसको डायमेंशन हम कह सकते हैं, आयाम कह सकते हैं, बहुत विस्तृत फलक लिए हुए है। तो उनकी कुछ रचनाओं की तो हम अक्सर बात करते हैं, बहुत चर्चित रचनाएं हैं जैसे कि तमस को कौन भूल सकता है। और तमस के अलावा उनकी एक जिसको हम कह सकते हैं एक तमस और एक नीलू नीलिमा नीलोफर जो उनका अंतिम उपन्यास है, अंतिम लिखा हुआ उपन्यास है। दोनों में ही सांप्रदायिकता की ही बात है, लेकिन नीलू नीलिमा नीलोफर जिस तरह से प्रेम अपने अंतिम उपन्यास वो प्रेम का थीम लेकर के काम कर रहे हैं, तो ये विचारणीय बात है। साथ ही इस पर बात करेंगे और उनके नाटक जैसे हमने कल भी बात की थी, माधवी जैसी नाटक है उनका। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक है जो बहुत प्रसिद्ध नाटक है और आज भी खेला जा रहा है। और साथियों अभी जो आज मुआवजे नाटक है उनका, तो आज के परिदृश्य में देखें तो ये सारे नाटक जो है वो उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। ये केवल लगता है कि समय कुछ गुजरा है, बाकी चीजें जस की तस हैं और इसीलिए ये नाटक, ये कहानियां, ये जो उपन्यास उनके हैं, उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। तो साथियों भीष्म साहनी को अगर हम देखेंगे तो एक जैसे मैंने पहले भी कहा कि भीष्म साहनी एक सरल सीधे इंसान की तरह हमारे सामने, और वही उनकी खूबसूरती भी है। और जैसे हम हशमत में जो कृष्ण सोपती जी उनको याद करती हैं, तो उसकी एक वानगी में मैं पढ़ना चाहता हूँ कि वे लिखती हैं कि भीष्म जो है वह सामने है, जितनी आंख और सब्र आपके पास है उतना ही सहजपन आप भीष्म के इर्द गिर्द देख सकते हैं, पा सकते हैं। भीष्म के पास कोई हाशिया नहीं, कोई पर्दा नहीं, वह सादगी पसंद सादा मिजाज इंसान है। तो ये जो सादगी पसंद और सादा मिजाज इंसान की बात कृष्णा सोपती जी ने कहा, बिल्कुल हम तमाम लोग जानते हैं भीष्म साहनी को। भीष्म साहनी जितने खूबसूरत इंसान थे उतनी खूबसूरत रचनाएं उन्होंने की, बेहद सादगी से साथ। जैसे कि साथियों ने याद करते हुए कहा कि जब कोई बड़ा आयोजन होता था तो भी वे बिल्कुल मंच पर नहीं बल्कि मंच के सामने आकर आराम से बैठ जाते थे और स्लीपर क्लास की टिकट भी उनको दे देते थे, कोई ऐतराज नहीं होता था। तो एक तरह से और भी एक बात जिसको हम शुरू में लगता है कि हम बताना एक जरूरी चीज है, वो ये है कि
भीष्म साहनी मार्क्सवादी विचारधारा से बिल्कुल संचालित प्रभावित रचनाकार रहे हैं, लेकिन उनकी किसी भी रचना में नाटक हो या अन्य उपन्यास हो, तो ये विचारधारा हावी होती हुई कभी नहीं दिखाई देती है। बेहद सरल सहज तरीके से वे अपनी रचनाओं को, अपने पात्रों को खड़ा करते हैं और उसी के बीच में, इसको हम कल भी हम कह रहे थे कि बिल्कुल अंतरधारा की तरह वो विचारधारा प्रभावित होती है, अंडरकरेंट की तरह रहती है। और तमाम और भी उनकी कहानियों, रचनाओं और जो बीच में हम और देखेंगे, तो उन पर बातचीत होगी। आज थोड़ी विस्तार से हम बातचीत करेंगे उन सब रचनाओं पर। मैं इस बातचीत की शुरुआत के लिए सबसे पहले मैं आज आग्रह करूँगा इंदौर से हमारे साथी सारिका श्रीवास्तव जी कि वे भीष्म साहनी के रचना संसार पर, भीष्म साहनी खास करके माधवी नाटक पर, या फिर जिस भी कहानी को या जिस भी नाटक को या जिस भी उपन्यास को उनके हिसाब से वो महत्वपूर्ण है और उनकी रचना संसार में, हम जानते हैं कि मील के पत्थर उनके तमाम उपन्यास और उनकी कहानियां रही हैं, तो वे अपनी बातचीत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सारिका श्रीवास्तव जी को। सभी का सलाम और हरिओम राजौरिया जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भीष्म साहनी जी के साथ में। शेखर जी को भी शुक्रिया कि एक इस तरह का वर्चुअल वर्ल्ड में एक इस तरह का आयोजन रखा जिसमें कि हम सभी आपस में एक दूसरे से रूबरू भी हो सकें और अपने साथियों को भी लोगों के बीच में ले जा सकें। तो फिर से सभी को सलाम। मैं आज अपनी बात भीष्म साहनी के नाटक हानूश को केंद्र में रखकर करूंगी। माधवी नाटक तो मैंने अभी पढ़ा ही नहीं है और हानूस नाटक भी पढ़ा नहीं था मैंने, और कब पढ़ती ये मुझे पता भी नहीं था। लेकिन ऐसे ही एक बार जब बातों-बातों में कॉमरेड जया मेहता जी ने कहा कि भीष्म साहनी पर जब भी बात होती है तो तमस का नाम सबसे पहले याद आता है। लेकिन जिस तरह आज हम कलाकारों की अभिव्यक्ति पर प्रहार हो रहा है, उसके मद्देनज़र हमें हानूश को सिर्फ पढ़ना ही नहीं, बल्कि जगह-जगह उसका मंचन भी करना चाहिए। खैर यह बात तो उस समय आई गई और वहीं छूट गई। फिर अभी कुछ दिन पहले जब शेखर का मैसेज आया, दीदी सलाम, भीष्म साहनी की जयंती पर आप 8 अगस्त को फेसबुक पर लाइव होंगी? तो मैंने कहा मैंने शेखर से थोड़ा वक़्त माँगा और मैंने कहा देखती हूँ। फिर भीष्म साहनी जी के लिखे पर मैं बोल पाऊँगी कि नहीं, यह तौलने के लिए कुछ पढ़ा और फिर मुझे कॉमरेड जया जी की बात याद आई और उस पर अमल करते हुए मैंने ऑनलाइन हानूश को तलाशने की कोशिश की। ऑनलाइन इसलिए क्योंकि मैं अभी इस समय इंदौर में नहीं हूँ और जहाँ पर हूँ, वहाँ पर मुझे किताबें उपलब्ध हो नहीं पाएँगी। खैर, यूँ देखा जाए तो हानूश एक लोक कथा पर बना साधारण सा नाटक है, जो एक कुफलसाज मतलब ताला बनाने वाले की कहानी पर आधारित है। हानूश के बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो कुछ और भी बातें मैंने पढ़ी जो मुझे रोचक लगी और उसे मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। हानूश एक ऐसा नाटक है जो पहले मंचित हुआ, बाद में प्रकाशित हुआ और इब्राहिम अलकाजी, जिनकी अभी कुछ दिन पहले ही मृत्यु हुई, भीष्म साहनी जी ने अपने इस नाटक की पांडुलिपि इब्राहिम अलकाजी को पढ़ने के लिए दी, जो लंबे समय तक उनके पास पड़ी रही और उन्होंने उस पांडुलिपि को बिना पढ़े ही भीष्म साहनी को वापस कर दिया। भीष्म साहनी जी के जो बड़े भाई हैं बलराज साहनी जी, भीष्म जी ने अपनी पांडुलिपि उन्हें भी दी। उन्होंने इसे पढ़ा और पढ़कर लिखा भीष्म। वो एक बार बातों-बातों में विनीत जी से जब हम लोग सब बैठे थे, चर्चा हो रही थी जो जया जी के साथ में, तब उन्होंने बताया था, विनीत जी ने कहीं पढ़ा होगा कि भीष्म साहनी जी को भीषम बोला करते थे। तो बलराज साहनी जी ने कहा, भीषम, नाटक लिखना तुम्हारे बस का नहीं है। खैर, दिल्ली में पहली बार सन 1977 में राजेंद्र नाथ के निर्देशन में इसका मंचन हुआ। यह उस समय के राजनीतिक माहौल पर एकदम सटीक चोट करता हुआ नाटक था। इसलिए जब हानूस का मंचन देश में जगह-जगह पर हो रहा था, तब ऐसी ही एक सुबह भीष्म जी के पास कॉल आया। तुमने इमरजेंसी पर खूब चोट की है, मुबारक हो। यह अमृता प्रीतम थी। जबकि भीष्म जी जब यह नाटक लिख रहे थे, तब उनके ज़हन में इमरजेंसी पर लिखूं ऐसा कुछ था ही नहीं। और अभी जब मैंने इस नाटक को पढ़ा तो मुझे लगा कि हानूश तो आज के राजनीतिक माहौल पर प्रहार करता हुआ नाटक है। जिस तरह कुफलसाज हानूश को अपनी कला अभिव्यक्त नहीं करने दी जाती, तरह-तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी आँखें तक फोड़ दी जाती हैं, जिससे कि हानूश कोई घड़ी दूसरी घड़ी ना बना पाए। बिल्कुल उसी तरह आज कलाकारों पर हमले हो रहे हैं। तमाम प्रगतिशील विचार के कलाकारों की कलाओं के ज़रिए की जाने वाली अभिव्यक्ति को या तो कैद कर लिया जा रहा है या कटघरे में डाल दिया जा रहा है। वरवर राव हों या अपूर्वानंद, सभी को कटघरे और बाड़ियों में घेरा जा रहा है। एक कलाकार को उसकी कला से किस तरह वंचित किया जाता है, उसका उम्दा चित्रण करता है नाटक हानूश। किस तरह
समाज का दबाव परिवार पर और परिवार का दबाव कलाकार पर होता है कि वह चाहे भी तो अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकता है। पूरा माहौल, पूरे समाज का माहौल इसी तरह का बना दिया गया है, शिक्षा हो या कला, सभी को पैसा कमाने का ज़रिया बना दिया गया है। कला, कला ना होकर बाज़ार बन गई है। लोग अपनी कला को बेच रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं, उसे आमदनी का ज़रिया बना दिया गया है। आज का माहौल जो है उसमें कोई अपनी पसंद का काम नहीं कर पाता है। यदि मैं पेंटिंग करना चाहती हूँ तो केवल पेंटिंग करती नहीं रह सकती, क्योंकि यदि मैं केवल पेंटिंग करती रह गई तो मैं अपना घर खर्च कैसे चलाऊँगी? जैसे पढ़ना या लिखना या मूर्ति बनाना या कहानी कहना, नाटक बनाना या इस तरह की अन्य कलाओं को करते हुए अपनी ज़िंदगी गुज़र-बसर करना है तो कर ही नहीं सकता है। क्योंकि ज़िंदगी की मौलिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई रोज़गार तो करना पड़ेगा और केवल दाल-रोटी ही कमाने के लिए पूरा समय गुज़र जाता है। तो कला के लिए समय मिलता ही नहीं, वक़्त बचता ही नहीं है। और वर्तमान में जो समय चल रहा है, उसमें जानबूझकर लोगों को साहित्य से दूर रखा जा रहा है। खासकर प्रगतिशील साहित्य को पढ़ने से दूर इसलिए रखा जा रहा है, क्योंकि जो रचा जा चुका है या रचा जा रहा है, जो लिखा जा रहा है, जो बोला जा रहा है, वह लोगों को दिमागी रूप से जागृत करता है, लोगों को सोचने-समझने के लिए ऊर्जा देता है और लोगों को उनके ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए जागृत करता है। और यह जो सरकार है, जो कि पूँजीवादी सरकार है, कॉर्पोरेटिव सरकार है, जो बिल्कुल नहीं चाहती कि लोग जागें। तो आज भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक हानुस के ज़रिए हम आज की बात करते हैं। जब हानुश नाम का कुफलसाज ताला बनाना छोड़कर घड़ी बनाने में जुट जाता है और घर गृहस्थी पर ध्यान नहीं देता, तो ज़ाहिर है कि उसका घर कैसे चलेगा? उसकी क्योंकि आमदनी का ज़रिया तो ताला बना के बेचना है। तो तब हानुश की पत्नी जिसका कि नाम कात्या है, वह कहती है जो आदमी परिवार का पेट नहीं पाल सकता, उसकी इज़्ज़त कौन औरत करेगी? मतलब समाज का ढाँचा ही इस तरह का बना दिया गया है, जहाँ ना ही कला और ना ही कलाकार की कोई कद्र है। जिसे भीष्म साहनी जी अच्छे से समझ पाए और उन्होंने इस नाटक के ज़रिए कलाकारों की पीड़ा को बयान भी किया है। जब पूरा समाज उसे दुत्कारता है, उसे मतलब हानुश को दुत्कारता है, उसकी हँसी उड़ाता है, तब इकलौता बूढ़ा लोहार ही है जो उसे उत्साहित करता रहता है। वह उसे कहता है, "कामयाब हो जाओगे हानुश तो तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी इज़्ज़त करेगी। जो लोग कामयाब नहीं होते, उनकी पत्नियाँ सबसे ज़्यादा उन्हें दुत्कारती हैं। यह दुनिया का दस्तूर है।" इन पंक्तियों ने समाज के सच को उघेड़ कर रख दिया, जिससे स्पष्ट होता है कि यह समाज जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें कला की वैल्यू तभी है जब परिवार कमाने लायक पैसा तुम कमा सको। तभी तुम कामयाब माने जाओगे वरना इस समाज के लिए तुम नकारा हो। इतने नकारा कि समाज की सबसे छोटी जो इकाई है या सबसे दुत्कारी गई और निचले स्तर का जो प्राणी है मतलब पत्नी, यानी पत्नी बनाम औरत, वो भी तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करेगी। और इस वाक्य के ज़रिए भीष्म साहनी जी ने औरतों की समाज में और लोगों की सोच में जो स्थिति है, उसको भी बखूबी जता दिया है। इसी नाटक में हानूस जब घड़ी बना लेता है और नगर के व्यस्त इलाके की मीनार पर घड़ी लगा दी जाती है, तब लोग हानूस को जानने लगते हैं। बूढ़े लोहार के शब्दों में कहा जाए तो हानूस कामयाब हो जाता है। तब वह पत्नी जो अभी तक उसे ताने देती रहती थी, वही कहती है, "यह काम तुमने मेहनत से किया है, सारी जवानी इसमें खपा दी। तुमने किसी को कोई दुःख नहीं दिया, ऐसा कुछ मत कहो। आज का दिन तो हम सब के लिए मुबारक दिन है।" लेकिन ये मुबारक दिन ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है। यही घड़ी रूपी कामयाबी जो है अब तब हानुस के यही जो घड़ी रूपी कामयाबी है हानुस के जी का जंजाल तब बन जाती है जब सत्ता पर काबिज़ लोगों के अहंकार और स्वार्थ आपस में टकराते हैं। जब बादशाह पर चर्च का, धर्म का दबाव पड़ता है, मतलब पूँजी का दबाव पड़ता है। इधर बादशाह द्वारा मिले सम्मान और कामयाबी कायम रहे, इसके लिए हानुश जो अभी तक फ़क़त एक कलाकार ही था जिसने ज़िंदगी के 17 बरस केवल एक घड़ी बनाने में और घर परिवार समाज की बातें सुनने में गँवा दिए थे। यह सम्मान कायम रहे इसीलिए बादशाह की चाटुकारिता करने में नहीं चूकता और वह कहता है, "हुज़ूर, यह घड़ी मैंने महाराज की शान बढ़ाने के लिए बनाई है। महाराज की खुशी के लिए, राजधानी की रौनक बढ़ाने, महाराज के कदमों पर नाचीज़ ईज़ाद भेंट करने के लिए बनाई है। मतलब लानत है। जब मैं पढ़ रही थी इसे तो मुझे यही लगा कि लानत है। और ज़हन में बरबस ही अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन और अन्य तमाम कलाकारों के नाम आ गए जो सत्ता के सामने नतमस्तक पड़े हुए हैं।
और मुझे निराशा होने लगी। लेकिन साथ ही पुणे के एफटीआई में गजेंद्र सिंह के जब वाइस चेयरमैन बनाए जाने के खिलाफ विद्यार्थियों का आंदोलन मेरे ज़हन में आया और उसने मुझे निराश होने से बचा लिया। कलाकार जिसने कलाकृति को जन्म दिया है, अब उसका खुद का अख्तियार ही अपनी बनाई कृति पर नहीं रह जाता। ये बात ठीक उस किसान की तरह है जो अनाज तो उगाता है, लेकिन अनाज की कीमत वह तय नहीं कर पाता है और हज़ारों लाखों छोटी जोत के किसान या तो ज़मीन छोड़ रहे हैं या देह छोड़ रहे हैं। इतनी मेहनत और समय लगाकर बनाई घड़ी को कहाँ लगाया जाना चाहिए, ये हानुस के अख्तियार में था ही नहीं। 17 बरस की कड़ी मेहनत के बाद जब घड़ी तैयार हुई, तब उसे बनाने वाले का उस पर कोई हक नहीं रहा। समाज को अपने अनुसार चलाने वाली जो ताकतें थीं, वो सर उठाकर खड़ी हो गईं, क्योंकि उन्हें डर लगता रहता है कि ऐसा ना हो हमारा वजूद खत्म कर दिया जाए या हमारी सत्ता हथियाने के लिए कोई आ जाए। तो वे सभी ताकतें सर उठाकर खड़ी हो जाती हैं, तरह-तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं और आखिर में हानुश की आँखें निकाल दी जाती हैं, जिससे वह दूसरी इस तरह की कोई दूसरी घड़ी ना बना सके। यह नाटक यहीं खत्म नहीं करते भीष्म साहनी जी। वे इस रचना को शोषण, दमन और क्रूरता की पराकाष्ठा तक पहुँचाते हैं। कलाकार घुटने टेक कर गिड़गिड़ाता है, लेकिन आँखें निकाल दी जाती हैं। इस बात को कितने मार्मिक शब्दों में साहनी जी लिखते हैं, सुनिए। हानूश का चेहरा जर्द पड़ जाता है, वह घबरा जाता है और बादशाह के सामने घुटने टेकते हुए गिड़गिड़ाने लगता है, मालिक, मालिक यह जुल्म नहीं करो, मुझे जिंदा दफन कर दो मालिक, मगर मुझे अंधा नहीं बनाओ मालिक। व्याकुल हानूश की स्थिति के कारण चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। उसी समय घड़ी बजने लगती है। महाराज घड़ी की आवाज सुनकर मंत्रमुग्ध खड़े रह जाते हैं। बाहर सभी लोग खुशी के मारे तालियां बजाने लगते हैं। आवाजें बाहर से आ रही हैं। हानूस जुग जुग जियो, हानूस जुग जुग जियो। भीष्म साहनी जी ने हानूस के जरिए धर्म, सत्ता और राजनीति के गठबंधन द्वारा सामाजिक शक्तियों पर कसते शिकंजे को बहुत ही बखूबी प्रस्तुत किया है। आजादी के बाद से अब तक की पूरी जो शासन व्यवस्था है, उसमें कलाकारों की व्यवस्था और उसके आपसी संबंधों की परत को खोलता हुआ यह नाटक हमें आज की परिस्थितियों में अपना सा लगता है। मतलब देश आजाद हुआ, हम आजाद तो हुए, लेकिन पूंजीवाद से तो हम आजाद नहीं हुए। जो असली आजादी हमें मिलना चाहिए थी, वह आजादी तो हमें नहीं हासिल हुई। आज के हालात में लोगों के दिमाग हर तरह से कला को जानते-बूझते लोगों के दिमागों से कला को जानते-बूझते खत्म किया जा रहा है या साजिशन किया जा रहा है, जिससे लोगों के मन में कोमलता की जगह हिंसा ले ले। बच्चों को जो खिलौने दिए जाते हैं, बंदूकें, गन और टैंक दिए जा रहे हैं और इसी तरह के खिलौने ही आजकल ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं वर्चुअल वर्ल्ड में। भावनाएँ खत्म हो जाएँ, लोगों को सोचने-समझने की क्षमता रहे ही ना। दरअसल यह पूंजीवादी सरकार लोगों को रोबोट बनाने की साजिश कर रही है, जो बिना कोई भावनाओं के जिसे चाहे उसे मार डाले, लोगों को किसी भी इंसान का खून करने का पश्चाताप ना हो। एक पूरा हुजूम मिलकर किसी को भी मार डाले और पछतावा भी ना हो। आपसी संबंध खत्म हो जाएँ, लोग केवल अपने बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में सोचें। यदि लोगों के मन में कला ज़िंदा रही तो इंसानियत कायम रहेगी, इसीलिए वे कला को ही खत्म कर देना चाहते हैं। कला की अभिव्यक्ति से बहुत से बड़ा डर और कुछ नहीं है, इसीलिए उन्हें हर तरह के फनकारों से खतरा महसूस होता है, लेकिन कलाएँ कभी मरती नहीं हैं, वे हमेशा ज़िंदा रहती हैं, लोगों के हुनर में, दिलों में, दिमाग में और हाथों में और हमेशा ही ज़िंदा रहेंगी। शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया सारिका दी। हानुश नाटक के बहाने आपने बहुत बेखूबी जो है भीष्म साहनी की नाट्य रचना प्रक्रिया दरअसल मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि हानुश नाटक उन्होंने लिखा चूँकि वो कहानीकार थे और हानुश उनका पहला नाटक है। हानुश की कहानी को जब वो प्राग में गए और उस घड़ी को उन्होंने देखा, अभी हम थोड़ी देर पहले वो घड़ी स्क्रीन पर देख रहे थे, तो वो घड़ी हम जब उन्होंने वो घड़ी को देखा, तो उनके मन में ये ख्याल आया कि इस पे नाटक लिखें। अगर वो सोचते कि इस पर कहानी लिखें, तो वो कैसा बनता? बहरहाल सही है कि कलाकार और उसका शोषण और सत्ता वर्ग द्वारा आपने ठीक कहा कि जहाँ आज के वक़्त में, आज के दौर में सत्ता के सामने में कलाकार बिछे हुए हैं और पद और बाकी सारी चीज़ें सुविधाओं के लिए बिल्कुल जो है नतमस्तक हुए जा रहे हैं। ऐसे दौर में हानुश जैसे नाटक या हानुश में जो चित्रित कलाकार है, जो घड़ी साज है, हाँ, और आम तौर पर भी हम देखें कि एक जो सच्चा कलाकार होगा,
वो कभी भी सत्ता से समझौता नहीं करता है। भीष्म साहनी ने इसीलिए एक अपने एक लेख में भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कहा कि कला को वो क्या समझते हैं। तो संघर्ष, परिवर्तन और लेखकीय मानसिकता एक उनका लेख है, जिसमें वो कहते हैं कि कला सचमुच वो प्रक्रिया है जिसमें लिखने वाले की निजी उद्वेग मूर्त रूप लेते हुए भी धीरे धीरे आत्मनिष्ठ न रहकर वस्तुनिष्ठ होते चले जाते हैं। तो भीष्म साहनी बहुत अच्छे तरीके से ये समझाते हैं कि कला क्या है और उनके तई कला किस तरह से वो कला को देखते हैं, कला को समझना चाहते हैं। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि नाटकों के अलावा भीष्म साहनी जैसे उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिन पर नाटक किए जाते हैं। जैसे चीफ की दावत पर नाटक होता ही है, बहुत सारी जगहों पर खेला जाता है, खास करके स्कूली बच्चे ये बहुत पसंद भी करते हैं। ये नाटक करना बहुत सरल, लेकिन चीफ की दावत जो कहानी है वो बदलते हुए दौर में नई कहानी का वो दौर था और भीष्म साहनी नई कहानी की उस त्रयी जो फेमस त्रयी थी, जो प्रसिद्ध त्रयी थी, उसके बाहर के बहुत मजबूत लेखक रहे। लेकिन नई कहानी के दौर के मजबूत जो है महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं वो। तो इस तरह से उनकी कहानियों में भी और उनके नाटकों में भी और उनके उपन्यासों में, उनके समग्र साहित्य में भी हम अगर देखेंगे तो वो सरलता और सरलता के साथ मार्की की जो बात वो कहना चाह रहे हैं, जो बदलता हुआ वक्त वो देख रहे हैं और एक दूरदृष्टि के साथ भी वो देख रहे हैं चीजों को। तो इस तरह से भीष्म साहनी हमारे सामने हम आते हैं कि वो एक ऐसा प्रेमचंद की परंपरा का कलाकार, लेखक वो माने जाते हैं। तो उस परंपरा के अनुसार क्या है कि मानवीय उद्वेग, मानवीय संवेदनाएं और वो किस तरह से युग के परिवर्तन के साथ में बदलती चली जा रही थी और विकट और कठिन होती चली जा रही थी स्थितियां, और उसमें इंसान, मनुष्य, सामान्य मनुष्य कैसे रिएक्ट करता था, कैसे प्रतिक्रिया उसकी होती थी और क्या होना चाहिए था बेहतर। मेरे ख्याल से कहानियों पर और नाटकों पर आज हमारे अगले साथी हरिओम राजौरिया जी हमारे साथ में। हरिओम राजौरिया जी, आज खास बात यह है कि वे भी आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं साथी। और भीष्म साहनी के साथ वे जन्मदिन साझा करते हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि भीष्म साहनी को उन्होंने देखा भी है। भीष्म साहनी के साथ उनके संस्मरण आज ही हमने पढ़े। साथियों, अब आगे की बातचीत के लिए मैं आग्रह करूंगा कि हरिओम राजौरिया जी इस चर्चा में बात को आगे बढ़ाएं। हरिओम राजौरिया जी। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं शेखर जी का और इस कार्यक्रम के आयोजकों को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि मैं अपनी बात आपके सामने रख सकूं। अभी सारिका जी को आपने सुना, उन्होंने भीष्म जी के नाटक हानूस के बारे में अपनी बात रखी। मैं उनकी रचना प्रक्रिया और उनके विविध पक्षों को जिस तरह से महसूस करता हूं आपके सामने रखूंगा, लेकिन ये है कि इतने कम समय में किसी एक पक्ष पर समग्र रूप से बोल पाना या उसे छू भी पाना संभव नहीं है। इसलिए कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपके सामने करूंगा। मैं दो चीजें भीष्म जी में देखता हूं जो दूसरे लेखकों में हमें नहीं दिखाई देती। वे प्रेमचंद के बाद, और हम कहें कि यशपाल की विरासत को आगे बढ़ाने वाले लेखक थे, जो प्रगतिशील परंपरा के जो लेखक हैं उनमें उनका नाम सबसे उल्लेखनीय लेखकों के रूप में लिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि भीष्म साहनी जी का जो फलक है लिखने का वो बहुत बड़ा है, और वो अकेले लेखक ही नहीं है, वे कहानीकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, नाटककार भी हैं, अनुवादक भी हैं, वो अभिनेता भी हैं, संगठनकर्ता भी हैं, संपादक भी हैं, शिक्षक भी हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। तमाम सारे रूप उनके हम देख सकते हैं, और उनके ये तमाम सारे रूप वैसे नहीं है, इन सभी रूपों में उनकी एक अपनी विशिष्ट पहचान उन्होंने रेखांकित की है, उनको जिया है अपने भीतर, और उनका जो रचना का जो समय है, रचना रत रहने का जो समय है, वो बहुत लंबा है। हिंदी में इस तरह के लेखक मुझे तो नहीं लगता कि वो 20वीं शताब्दी में इस तरह के पहले लेखक थे
जिनके सृजनात्मक कामों का इतना बड़ा फलक है। आप बताइए और कौन इस तरह का लेखक है जो अभिनेता भी हो इतना अच्छा नाटककार भी हो, अनुवादक के रूप में भी उनकी कोई मतलब मैंने तो ज्यादा पढ़ा नहीं है, मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ, लेकिन जो भी पढ़ा मैंने, जैसे पुनरुत्थान उपन्यास पढ़ा टॉल्स्टॉय का, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई अनुवाद पढ़ रहा हूँ, ऐसा लगता है बिल्कुल उसी मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मेरी अपनी भाषा में मैं इसे पढ़ रहा हूँ। तो उनके अंदर जो समझदारी थी अनुवाद करने की, वो इस तरह की समझदारी है जो किसी लेखक में ही हो सकती है, और उन्होंने उस अनुवादक के काम में भी बहुत बड़ा अपना रोल अदा किया, जो जिसका मतलब दूसरा कोई तुलना करने के लिए मेरे सामने, मतलब अनुवादक तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो दूसरे क्षेत्रों में भी उसी तरह से सफल हों। वो कहानीकार तो थे ही, उनकी पहली कहानी 31-32 में प्रकाशित हुई थी कॉलेज की पत्रिका में। उसके बाद उनकी सबसे पहली कहानी हंस में प्रकाशित हुई अमृत राय के संपादन में। आप देखिए कि उनका जो विकास है वो पहले एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में होता है, फिर एक उस तरह के संस्कृति कर्मी के रूप में होता है जो प्रतिबद्ध रंग कर्म से इप्टा के बैनर तले भारतीय जननाट्य संघ जब शुरुआत में था उस समय इप्टा से वो जुड़ते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उनके लेखक का एक विकास होता है। आप में से सभी लोग ये बात जानते हैं कि 20वीं शताब्दी में 1915 में जब पैदा हुए भीष्म साहनी जी, तो पहले विश्व युद्ध की समाप्ति से लेकर दूसरे विश्व युद्ध के बीच का जो समय है 1920 से 1940 के बीच के, वो सबसे कठिन दौर है। मंदी का तमाम सारी चीजें उसमें देखते हैं। उसमें हम देखते हैं भारत के लोग कि हमारी जो नागरिक हैं वो दूसरे देशों के लिए लड़ रहे हैं। उनकी स्थिति उस तरह के, जिस तरह से काम करने वाला कोई आदमी होता है जो किसी बड़े आदमी के घर में काम करता है और शादी के त्योहार में अच्छे कपड़े पहन के शामिल तो होता है, लेकिन वो इस बीच में एक अकेलापन, एक उपेक्षा का भाव जिस तरह से महसूस करता है, उस समय हमारे देश की वो स्थिति थी। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि जो नजर भीष्म साहनी के पास थी, अनुभवों का जो बहुत विशाल संसार उनके पास था, उन्होंने मनुष्य की टूटन से लेकर सांप्रदायिक दंगों के जो विवश रूप देखे थे और उनको भोगा था, उनकी रिपोर्टिंग भी की थी एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के रूप में, और उसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। लेकिन उनकी भूमिका उस समय दर्शक की अकेली नहीं थी, वो उस तरह के आंदोलनों में शरीक थे जो इन तरह की जो दंगे हो रहे थे उनसे बहुत ज्यादा दुखी थे या उनसे जूझ रहे थे। उस तरह की लोगों में थे जो इनके खिलाफ, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ काम करना चाहती थी, उन्हें मिटाना चाहती थी। तो ये सब बातें इसलिए कही जा रही हैं कि भीष्म साहनी के रचनाकार को अगर आपको समझना है तो इन सब बातों को भी, उनके समय को, उनकी परिस्थितियों को, उस काल को भी आपको समझना होगा। तो भीष्म साहनी का जो निर्माण हुआ वो पहले राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हुआ, फिर संस्कृति कर्मी के रूप में हुआ। इस दरमियान वो उन्होंने कहानी लिखना भी शुरू किया। लेकिन आप देखो कि उनका जो पहला उपन्यास लिखा होता है 1967 में। आप देखो कि राजेंद्र यादव जो थे उपन्यास कहानीकार, उपन्यासकार, उन्होंने 26 साल के उपन्यास में सारा आकाश लिखा था, और भीष्म साहनी ने अपना पहला उपन्यास लिखा 52 साल की उम्र में। तो ये उनका एक तरह का क्रमिक विकास था, और ये क्रमिक विकास ही था कि वो इतने परिपक्व हो चुके थे, उनके पास अनुभवों का इतना बड़ा एक तरह का जमा पूंजी थी उनकी स्मृति में। लेकिन देखो, स्मृति अकेली किसी को बड़ा लेखक नहीं बना सकती। स्मृति तो एक तरह का, स्मृति के सहारे को लिखता है तो विवरण लिखेगा, अखबारी बड़ा लेखक नहीं हो सकता। उसको बनाने का काम जो करता है कि वो स्मृति से भी क्षण के चीजों को लाता है और आज के संदर्भ में उसे देखता है और एक विचार धारा से लैस होता है। तो भीष्म साहनी उस तरह के लेखक थे। इसलिए जो लोग ये कहते थे कि भीष्म साहनी की
जो कहानियां हैं या उपन्यास हैं, उनकी जो भाषा है वो बहुत सरलीकृत है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भीष्म साहनी को किसी चमत्कार की, किसी उस तरह के मतलब भाषा का जो नशा पैदा करते हैं ना, जिनके पास विचार नहीं होता, सच्चाई नहीं होते, तो भाषा से वो उस तरह की चीजों का निर्माण करते हैं, और वो उस तरह की बनावट, ना तो उनके जीवन में उस तरह का बनावटीपन था और ना उनके लेखन में उस तरह का कोई उलझाव था। उसके पीछे जो बड़ी चीज थी वो ये थी कि उनके पास एक बड़ा व्यापक अनुभव संसार था, और वो वैसा अनुभव संसार नहीं था जो देखने से पैदा होता है, वो उससे जूझने से, उनके साथ उन परिस्थितियों का अध्ययन करने से पैदा होता है। तो वो था, इसलिए ये आप देखिए कि वो एक संगठनकर्ता के रूप में भी उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका हिंदुस्तान में की, एक संपादक के रूप में उन्होंने नई कहानियों का संपादन किया। लोटस पत्रिका जो अफ्रीको एशियन लेखक संघ की थी, उसका मतलब उन्होंने विश्व स्तर की जो लेखकों की राजनीति थी उससे हमारे भारत के लेखकों को जोड़ा और उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह किया। मैं अब उनके अगर नाटकों के ऊपर बात करूं तो नाटकों का भी उनका जो पक्ष है उसके बारे में कहानीकार राजेंद्र यादव कहते थे कि भीष्म साहनी तो कहानी से ज्यादा अच्छे आपको अगर कहीं अपने आप को अगर कहीं व्यक्त कर पाते हैं तो वो अपने नाटकों में कर पाते हैं, क्योंकि वो दृश्यों के रूप में भी चीजों को सोचते हैं, क्योंकि दृश्य उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके पास ऐसा काल्पनिक अनुभव नहीं है, उसने जीवन की सच्चाइयों को, बहुत कठोर अनुभवों को भोगा था। हम देखते हैं कि विभाजन के ऊपर जो जितना हिंदी में लिखा गया उससे ज्यादा अंग्रेजी में लिखा गया। मेरा जहां तक अध्ययन का है तो मैंने तो जैसे यशपाल का झूठा सच उपन्यास पढ़ा है, तमस पढ़ा है, आधा गांव पढ़ा है, तो इन सब जो उपन्यास हैं उनमें तमस उन्होंने बहुत लंबे अनुभव तक उस चीज को अपने भीतर भोगा और 47 विभाजन के समय की घटनाओं को वो 73 में लिख पाए। इस बात को एक लेखक के रूप में मैं महसूस करता हूं कि जब यथार्थ बहुत पास का होता है तो लिखने में बहुत कठिनाई होती है। कई लोग अपनी माँ के ना रहने के तुरंत बाद कोई माँ के ऊपर अच्छी कविता, कहानी या संस्मरण नहीं लिख पाते। जब बहुत लंबा अरसा गुजर जाता है, वो चीजें उनसे इतनी सारी घुटन, वेदना और आत्मसंघर्ष कोई लेखक करता है, तब धीरे धीरे उसको पचाने के बाद तो ये जो तमस की का जो लेखन है वो बहुत ही सहनशीलता और पचाने के बाद उन्होंने भीष्म साहनी ने किया, इसलिए ये एक बड़ी रचना बन पाई। जैसे झूठा सच का जो पहला हिस्सा है वो बहुत जबरदस्त मैं उसे मानता हूँ, लेकिन दूसरा जो भाग है वो उतना प्रभावी उनका नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें फिर विभाजन के बाद के घटनाक्रम का उन्होंने वर्णन किया है। तो ये जो तमस और झूठा सच का मैं कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तमस भी बहुत जबरदस्त अपने आप में है, क्योंकि दो रचनाओं का उस तरह से अध्ययन होता भी नहीं, ना उनकी कोई तुलना होती, सबका अपना एक अलग महत्व है। तो ये तो एक उपन्यासकार के रूप में हम देखते हैं। अब जो मैंने उनके कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार होने की बात की, लेकिन उनके भीतर एक अभिनेता भी था, और वो भी कोई छोटा मोटा अभिनेता नहीं था। 1965 में सारिका में जब 50 साल के हुए भीष्म जी, तो उन्होंने एक योजना बनाई, कमलेश्वर उस समय संपादक हुआ करते थे सारिका के, कि भीष्म जी से तो बलराज साहनी के ऊपर लिखवाया उन्होंने, और बलराज साहनी से कहा कि तुम भीष्म साहनी जी के ऊपर लिखो। तो बलराज साहनी ने जो भीष्म साहनी के ऊपर लिखा उसमें एक बात लिखी है कि बचपन में 3 साल का अंतर था उनमें, उम्र में दोनों में, बड़े भाई थे बलराज साहनी। तो उन्होंने लिखा है कि जब बचपन में भीष्म अभिनय करता था तो वो उसको देखकर मेरे अंदर एक तरह का भाव ये लगता था कि मेरे से बड़ा अभिनेता भीष्म साहनी। ये उन्होंने स्वीकार किया बलराज साहनी ने उस लेख में। और दूसरा, उनकी जो पत्नी थी शीला जी, उन्होंने भी अपने एक साक्षात्कार में कहा कि सबसे पहले जब उन्होंने उन्हें नाटक करते हुए मंच पर देखा
तो उन्होंने उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित महसूस हुई। फिर उन्होंने बीएसवी जी ने उन्हें बीए फाइनल में पढ़ाया भी था, तो बहुत छोटा-सा उनका एक साक्षात्कार और सारिका में ही छपा था 90 में। और मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं जब 1985-86 में मैंने लिखना शुरू किया और सबसे पहले जब मैं प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ा, तो भीम साहनी जी ऐसे पहले लेखक थे, परसाई जी और भीम साहनी, जिनको हमने पढ़ना शुरू किया। और ये बात मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों ही लेखक, क्योंकि प्रेमचंद की परंपरा को तो थोड़ा बहुत बचपन से ही हम जानते थे, लेकिन इन मतलब हमने हमारे लेखन की शुरुआत में इन दोनों लेखकों को पढ़ना हमारे लिए इतना ज़्यादा मतलब हमें प्रतिबद्ध लेखन की तरफ ले जाने में इन दोनों लेखकों की मैं तो अपने बारे में मानता हूँ कि इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। फिर 1989 में वो प्रगतिशील लेखक संघ का तीसरा राज्य सम्मेलन गुना में हुआ था, तो आए थे, तब मैंने उनका भाषण सुना। उससे पहले मैंने 1988 में फैज के ऊपर जो एक बहुत बड़ा आयोजन एशिया महाद्वीप के बहुत सारे लेखक जिसमें शामिल हुए थे, भोपाल में वो हुआ था, उसका उद्घाटन भी भीम साहनी जी ने किया था। मैं उसमें भी उनसे मिला था, बात तो नहीं हुई लेकिन मिला जरूर था उनसे। और उसके बाद कई बार मैंने उनको सुना। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि भीष्म साहनी जी इतना बड़ा लेखक होने के बाद भी तमस का जब प्रसारण हुआ दूरदर्शन से, तो उनकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा हो गई थी। लेकिन उस प्रसिद्धि के बाद भी वे शिवपुरी जिले की एक तहसील है करेरा, पुन्नी सिंह जी हमारे अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश के प्रगतिशील लेखक संघ के, बाद में रहे अध्यक्ष तो, लेकिन उससे पहले करेरा इकाई जो थी प्रगतिशील लेखक संघ की, उसमें भी साहनी को बुलाया तो करेरा आए, वो गुना आए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके भीतर एक तरह की प्रतिबद्धता थी। हम उनके अंदर, मैंने तो नहीं देखा कि वो, उनको देख के ऐसा लगता नहीं था कि अहंकार जैसी कोई चीज उनसे बहुत कोसों दूर थी। वो इतने सरल थे और जिस तरह से मुस्कुराते थे तो ऐसा लगता था कि इनकी मुस्कुराहट बहुत दूर से लंबी यात्रा करके आ रही। और मैं अभी उनके अभिनेता पक्ष का जिक्र कर रहा था, तो ये क्या नाम है इनका, ये जो मोहन जोशी हाजिर है, जो फिल्म जिनने बनाई है, शहीद अख्तर मिर्जा, हाँ, उनसे जब पूछा गया कि मोहन जोशी का जो रोल है वो भीष्म साहनी ने उस फिल्म में किया है, उनसे जब पूछा गया कि तुमने भीष्म साहनी को क्यों मोहन जोशी के रूप में चुना, क्योंकि उनकी पहचान इस तरह के बड़े कोई अभिनेता फिल्म में इस तरह की थी नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैंने भीष्म साहनी जी के चेहरे पे एक तबारीख, एक इतिहास देखा, और जब फिल्म रिलीज हुई तो मेरा ये विश्वास सही साबित हुआ कि मैंने जो देखा था वो सही देखा था। तो एक एक निर्देशक उनके चेहरे पर इतिहास देखता है, तो ये इतिहास देखना, ये नजर जो है वो एक निर्देशक की जो नजर है, उसने उनके चेहरे पे इतिहास देखा। तो ये एक भीष्म साहनी जी की शख्सियत थी, वो बहुत जबरदस्त थी। इस तरह की शख्सियत दूसरी हिंदी में मुझे नहीं लगता कि एक इस तरह का संस्कृति कर्मी जिसके इतने विविध पक्ष हैं। दूसरी बात यह है कि उनका जो विकास हुआ भीष्म साहनी का, जो एक लेखक का या रंगकर्मी का या संस्कृति कर्मी का या संकलनकर्ता का, वो क्रमिक विकास था। वो एकदम से कहीं छाए नहीं और एकदम से कहीं जैसे इप्टा में भी रहे तो ऐसा कोई उनका मुख्य भूमिका उसकी उस तरह से नहीं रहे। उन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में ही इन आंदोलनों में भागीदारी की, और इनके बहुत मतलब जो कहते हैं कि निरीक्षण कहते हैं ना, एक लेखक के भीतर अगर आप कवि हो या कहानीकार हो या उपन्यासकार हो या अभिनेता हो, तो वो जो अभिनेता का रूप है वो 24 घंटे आपके साथ चलता है, वो कभी अलग नहीं होता। आप नहीं कहते कभी आप लिखते समय ही कवि हो, आप बाजार में कुछ सामान खरीद रहे हैं तब भी आपके अंदर वो एक नजर रहती है। तो मैं ये कहता हूँ कि आंदोलनों में रहते हुए भी साहनी जी ने जो चीजें हासिल की और उनका सबसे अच्छा उपयोग करने वाले वो लेखक हिंदी में हैं, उनका दूसरा कोई उदाहरण मेरे को देखने में नहीं मिलता। वो जैसे 1915 से लेके 2003 में उनका निधन हुआ, तो उनका हम देखते हैं कि आज का अतीत जो सबसे आखिरी उनकी आत्मकथा जो किताब है,
उसको आप पढ़िए। मैं तो कहूंगा कि नए लेखक जो भी अगर मेरी इस बात को सुन रहे हों और अगर उन्होंने वो किताब नहीं पढ़ी, तो अगर हमें जो भारत में प्रगतिशील आंदोलन है उसकी जड़ों की तलाश करनी है, उसे समझना है, तो वो किताब जरूर आपको पढ़ जानी चाहिए। वो पूरा एक तरह का आंदोलन की जड़ों तक आपको ले जाएगी। और जो लेखक प्रतिबद्ध लेखन करना चाहते हैं, जो किसी विचार के तहत मतलब संचालित होकर कोई मतलब समाज में अपनी भूमिका को देखते हैं, एक लेखक की भूमिका को, तो उन्हें वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए। वो एक बहुत बड़ी ताकत, एक शक्ति आपके भीतर पैदा करेगी और आपके भीतर एक तरह का स्थायित्व भी देगी, क्योंकि इस तरह की किताबें हिंदी में बहुत कम लिखी गई है। आत्मकथाएं जितनी हिंदी में हैं, उसमें जैसे पांडे मीचंद शर्मा उग्र की आत्मकथा है वो अपनी खबर, उसके बाद और भी बहुत सारी किताब वो आत्मकथाओं की किताबें हैं, उनमें हिंदी में वो एक बहुत ही जबरदस्त मतलब प्रतिबद्ध लेखन या प्रतिबद्ध रंगकर्म या कोई संगठन करता है, वो उसमें काम अच्छे से करना चाहता है, तो उसे आज के अतीत को जरूर पढ़नी चाहिए। हम देखते हैं कि 1931-32 से अपनी लेखन की, अपनी एक प्रतिबद्ध रंगकर्मी की, संस्कृति कर्मी की एक यात्रा शुरू करने वाले भीष्म शाली अपने अंतिम उम्र तक लगातार लिखते हैं। एक संगठनकर्ता के रूप में भी जब सबसे ज्यादा सक्रिय थे, तब आप देखोगे वो लगातार लिख भी रहे थे। उन्होंने 1967 में पहला उपन्यास लिखा, फिर उन्होंने कड़ियां लिखा, फिर तमस लिखा, फिर उसके बाद बसंती लिखा, और फिर मैया दास की माड़ी, कुंतो और नीला, वो आपने कौन सा, नीलू, नीलिमा और नीलोफर, ये उपन्यास लिखा। जो उनके अंदर के भीतर का जो रचनाकार था, उनमें जो संयम, सहनशीलता जो थी और एक कमिटमेंट जिसे कहते हैं, वो एक लेख की जिम्मेदारी थी भीतर के, हमने जो चीजें देखी हैं, जो समय देखा है, उसे हम दर्ज करें, जिससे आने वाली पीढ़ियां, आने वाले लोग, संगठन के लोग तैयार हों और खड़े हो सकें। इसलिए मैं चाहता हूं कि भीष्म साहनी एक ऐसे लेखक हैं जो किसी भी नाटककार को, अभिनेता को, संपादक को, कहानीकार को, उपन्यासकार को, कि वो प्रेरणा स्रोत बन सकती है, क्योंकि उनने बहुत ही कभी डगमगाते हुए हमने मतलब ऐसा नहीं देखा कि वो घबराए हो कहीं, और कोई भाषा का चमत्कार उस तरह का वो पैदा नहीं किया उन्होंने। एम के रैना ने जब उनका जो नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में, वो जब किया, तो उन्होंने लिखा है कि उसकी जब स्क्रिप्ट मेरे को पहली बार मिली तो उसमें गीत नहीं थी। अब मैं बहुत घबराया कि इतने सीनियर लेखक हैं और इनसे मैं कैसे पूछूं। तो एक बार उनको बुलाया था, सब साथ उनका एक ग्रुप था दिल्ली में, तो उसमें बुलाया उनको, तो आ तो गए, फिर उन्होंने धीरे से कुछ देर बाद उनको कबीर के कुछ कैसेट सुनवाए और पूछा कि साहब आपने नाटक तो बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन इसमें कबीर को बिना उनकी कविता के कैसे हम किस तरह से उसमें लाएंगे नाटक में। तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि यार मेरे से लिखते ही नहीं बना। तो मतलब वो उलझी हुई, ना तो बात करते थे, ना उलझी हुई चीजें लिखते थे, ना उलझाते थे, ना उलझते थे। तो ये बातें उनके व्यक्तित्व में थी। और मैं अपने अनुभव के बारे में अगर कहूँ, तो कबीरा खड़ा बाजार में जब हमने किया 1993 में, तो इप्टा का गठन असुनर में 1988 में हुआ था, और कबीरा खड़ा बाजार में हमने जो पहली बार किया, तो 3 घंटे का नाटक, 35 उसमें पात्र थे, और उसका संगीत मैंने तैयार किया था। शुरुआत में 1 महीने मैंने उसमें कबीर की भूमिका भी तैयार की, लेकिन बाद में सब साथियों ने कहा कि तुम इसके योग्य नहीं हो, इसलिए कोई दूसरा पात्र चुनते हैं। तो फिर दूसरा पात्र आया, और जब कबीरा खड़ा बाजार में हमने किया, तो उससे पहले गुना में एक कार्यक्रम हुआ था, राग कबीर, जिसमें मैंने कबीर के कुछ लगभग 1 दर्जन गीतों की धुनें बनाई थी। तो उसके बाद मेरा ध्यान गया कि उस समय जिस तरह देश की हालात थी, मस्जिद गिराई जा चुकी थी और सांप्रदायिक दंगे जगह जगह हो रहे थे, तब लगा कि कबीर को करना इस समय बहुत ही जरूरी लगा। हमने एक छोटे से कस्बे में, जहाँ हमारी औकात इतनी थी नहीं कि हम इतने बड़े नाटक को कर पाए, लेकिन
ये भीष्म साहनी की ये विशेषता थी। देखो, जो लोग नाटक करते हैं वो जानते हैं कि कोई बड़ी जो रचना होती है ना, वो उसका भी एक इस तरह का आकर्षण होता है, वो इतनी जोर से जोड़ती है, उसकी एक ताकत होती है। तो कबीरा खड़ा बाजार में नाटक की एक ऐसी ताकत थी कि हमारा संगठन, जो इप्टा का असूनर का संगठन है, यदि मैं कहूँ तो उसकी जड़ मैं कबीरा खड़ा बाजार में देखता हूँ। तो इतने सारे पात्रों को, महिला पात्र उससे पहले किसी ने नहीं देखी थी, तो महिला पात्र भी आई। मेरी बहन ने उसमें कबीर की माँ की भूमिका की, सीमा ने जो बाद में मेरी पत्नी बनी लोई की भूमिका की। और उस नाटक में संगीत का जो काम हुआ, हम पहले हमारे पास ना तबला वाला था ना हारमोनियम वाला था, तो फिर एक नई टीम संगीत की हमने हमसे चुनी। और उसके बाद जो प्रेरणा हमें कबीरा खड़ा बाजार ने दी, तो संगीत में फिर इतना ज्यादा हमने बाद में काम कर सके, तो उसकी जड़ में भीष्म साहनी थे। इसलिए हम कहते हैं कि इस तरह के कमिटमेंट वाले जो लेखक हैं, वो आपको उसकी हम हम देखते हैं कि उनके इतने साधारण संवाद हैं, लेकिन जब हम उनसे हम करते हैं और उनसे गुजरते हैं और उनके भीतर प्रवेश करते हैं, तो ये समझ में आता है कि इनके भीतर कितनी ताकत है। और ये ताकत कहाँ से आती है? ये अपने आप लिख के नहीं आई, इसके पीछे एक पूरी पूरा एक क्रमिक विकास है भीष्म साहनी का, जिससे हम गुजरते हैं एक एक शब्द से। मैंने जब जितने नाटक अभी तक पढ़े हैं हिंदी में, उसमें ये शंकर शेष और भीष्म साहनी, ये दो नाटककार मेरे को ऐसे लगते हैं कि जब इनको पढ़ो तो ऐसा लगता है कि इनमें इनके संवाद तो इतने ज्यादा सरल हैं कि उनको कैसे करेंगे, लेकिन जैसे ही हम करते हैं, इनको रिहर्सल करते हैं, जमते हैं, जैसे ये मतलब आते हैं, मतलब उस समय थोड़ा दिन हम इनसे इनके भीतर गुजरते हैं, इनको बार बार पढ़ते हैं, तो इन एक नया रूप हमारे सामने इन लेखकों का निकल के आता है। इसलिए नए साथियों को जो भी मेरी इस बात को सुन रहे हों, तो वो ये नोट कर लें कि बिना प्रतिबद्धता के ना तो कोई लेखक बड़ा बन सकता है, और ना ही कोई रंगकर्मी बड़ा बन सकता है, ना कोई अभिनेता बड़ा बन सकता है, ना संपादक बड़ा बन सकता है। इसलिए ये प्रतिबद्धता जो हम सीख पाते हैं, उसके लिए हमें चाहिए कि हम हरिशंकर परसाई को पढ़ें, जानें, भोगें, भीष्म साहनी को पढ़ें, प्रेमचंद और इकबाल की परंपरा। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया है, इसलिए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हरिओम जी। दरअसल भीष्म साहनी के रचना फलक जितना विस्तृत है और उसको समग्रता से आपने कम से कम शब्दों में बहुत नहीं समय बिता, हम लगता है कि हम और भी सुनते रहे इस बातचीत को, क्योंकि आपने उनके बहुत सारे आयामों को न केवल लेखक, नाटककार, अभिनेता, संगठनकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता और तमाम बातों पर एक विस्तार से आपने इस पर भीष्म साहनी पर बात रखी। और जाहिर सी बात है कि जो नए साथी हमारे सुन रहे हैं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो भीष्म साहनी को शायद उतना नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन जरूरी बात यह है कि इस तरह की जब बातचीत होती है, हम उन सारे बिंदुओं को जब सामने ला करके रखते हैं, तो थोड़ी उत्सुकता और रोचकता बनती है कि हम जाएं और पढ़ें, और ये यही सही तरीका भी है। और नए साथी, मुझे बहुत आशा है कि जरूर इसे पढ़ने का वो रुचि जाएगी, क्योंकि आज के हमारे आप दोनों साथी ही नाटकों से जुड़े हुए हैं और बहुत लंबा आपका अनुभव रहा है नाटकों में काम करने का। भीष्म साहनी का नाटक अशोकनगर इकाई बखूबी बहुत शानदार तरीके से करती रही है। तो मेरा चूंकि अब ये दूसरे चक्र में मैं केवल संक्षेप में आप दोनों से ये जानना चाहूंगा, और सवाल मेरा एक ही रहेगा दोनों से। मैं चाहूंगा कि पहले सारिका दी इसका जवाब दें और फिर हरिओम जी आप इस पर अपनी राय रखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि भीष्म साहनी जो नाटक हैं, हमने कहा जैसे कहा कि 6 नाटक है उनके, तो वो सभी नाटकों का कम बेश मंचन हुआ ही है, आज भी हो रहा है। तो आज जो हो रहा है वो कबीरा खड़ा बाजार में का आज भी हो रहा है। तो भीष्म साहनी के नाटकों में जो रंगमंचीय तत्व हैं, जैसे हम मोहन राकेश और दूसरे नाटककारों के बारे में कहते हैं, आपने भी कुछ नाटककारों का नाम इसमें लिया, तो वो उस पर आप क्या समझते हैं कि कितनी सरलता या कितनी कठिनाई आती है बतौर एक नाटककार, एक रंगमंच में जब हम उसको लेकर जाते हैं तब। और एक छोटा सा उसमें जुड़ा हुआ सवाल मेरा ये भी है कि आज के दौर में जब हम भीष्म साहनी को याद करें, तो बराबर हम ये कह रहे हैं कि ये प्रासंगिकता उनकी रचनाओं की बनी हुई है। तो जब ये नाटक जब हम करेंगे, भीष्म साहनी के नाटकों को जब हम मंचन करेंगे, तो जब हम देख रहे हैं कि तमाम तरह के जो लोग, कवि,
पत्रकार, जो बिल्कुल जो संघर्ष करने वाले लोग हैं और जो संघर्षशील जनता की आवाज उठाने वाले लोग हैं, उन पर दमन और शोषण हो रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि सत्ता की आलोचना बर्दाश्त ही नहीं की जा रही है। ऐसे वक्त में चाहे वो मुआवजे नाटक हो या और भी दूसरे नाटक भीष्म साहनी के हों, जब हम ये करेंगे तो हमारे सामने किस तरह का संकट हो सकता है, नए साथियों को शायद ये मन में आता हो कि अगर हम ये नाटक करें, क्योंकि नए स्क्रिप्ट बहुत बार हम आपस में भी चर्चा करते हैं कि नए नाटक, नए स्क्रिप्ट हमारे पास नहीं आते, तो हम जो ये पुराने नाटक हैं, हमारे पास बने हुए नाटक हैं, बहुत प्रसिद्ध नाटक हैं, उनको दोबारा खेलना चाहते हैं और नए तरीके से, नए संदर्भों के साथ उसको खेलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं। और अशोकनगर इकाई बखूबी ये करती है, मैं देख रहा हूँ। तो ये मेरे दोनों सवाल ये है कि क्या भीष्म साहनी के नाटकों में जो रंगमंच तत्व है उसे आप किस तरह से देखते हैं, और आज के दौर में भीष्म साहनी के नाटकों को करना कितना चुनौतीपूर्ण है और कितना जरूरी है? ये पहले मैं सारिका जी से ये राय लूंगा। मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले देना चाहूंगी कि जो भीष्म साहनी जी के जो नाटक है वो आज के समय में किस तरह से किए जाएं या किस तरह से लोगों को पसंद आए। या बीच में अभी शेखर जी ने अपनी बात रखते हुए ये भी कहा कि हम बार बार पुरानी स्क्रिप्ट या पुराने नाटकों की ओर ही जाते हैं, क्योंकि नए नाटक जो हैं शायद उस तरह के नाटक लिखना अभी कम हो गए हैं। ऐसा नहीं है, नाटक तो अभी भी बहुत लिखे जा रहे हैं, लेकिन कुछ जो पुराने नाटक है, जैसे कि भीष्म साहनी जी के हम नाटक की बात करें, हानुष की बात करें, माधवी की बात करें, तो यदि हानुष का मंचन करते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में का मंचन करते हैं या माधवी का भी मंचन करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की दिक्कत जाएगी, क्योंकि हानुष के जरिए जो वो बात कहना चाह रहे हैं, एक कलाकार की जो व्यथा है वो कहना चाह रहे हैं, या माधवी के जरिए एक महिला किस तरह से अपमानित और प्रताड़ित हो रही है, उसकी बात वो पूरी पूरी जो महिला मतलब जो औरत है उसकी दुख की बात, उसके दर्द की बात वो कह रहे हैं। तो उसको हाँ, ये बात सही है कि उसको किस तरह से हम लोगों के बीच में ले जा पाते हैं, पहुँचा पाते हैं, इसके लिए देखना पड़ेगा, लेकिन किसी तरह की दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन दिक्कत जो अशोकनगर में तो हरिओम जी, सीमा जी लंबे समय से काम कर रहे हैं इक्टा के साथ में, और बाकायदे हर साल ग्रीष्मकालीन शिविर भी वहाँ लगता है और बहुत सारे युवा साथी भी वहाँ पर जुड़े हुए हैं। छोटी जगह भी है, पर जैसे इंदौर की हम बात करें या भोपाल की हम बात करें, तो एक वर्कशॉप चला पाना अपने आप में लोगों को जोड़ना, बच्चों को जोड़ना, युवाओं को जोड़ना, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन कठिन है। फिर फुल लेंथ नाटक यदि हमें करना है तो उसका खर्च जो होता है वो बहुत ज्यादा आता है, और मतलब इस तरह की दिक्कतें हमें आती हैं। लेकिन हाँ, ये दिक्कत तो मुझे नहीं लगता है कि आएगी कि ये जो नाटक है ये आज की राजनीति पर प्रहार कर रहा है तो नहीं करने दिया जाएगा। नहीं करने दिया जाएगा तो नहीं करने दिया जाएगा, हम ऐसा सोचते ही नहीं है असल में कि नहीं करने दिया जाएगा, हमको करना है तो हम करके ही रहेंगे। सभी मेरे ख्याल से जो हम जो कलाकार है, जो हम सोचते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में जब अशोकनगर इकाई ने किया होगा तो ऐसा नहीं रहा होगा कि उस समय दिक्कत नहीं आई होगी, वो भी तब जबकि हरिओम जी खुद भी सरकारी नौकरी में है, लेकिन उन्होंने किया ना, तो जो करना होता है वो तो हम कर ही लेते हैं। पहले सवाल का जवाब हरिओम जी ज्यादा बेहतर तरीके से देंगे। शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी जी, आ रही है। तो मैं ये बताऊं आपको कि हम अशोकनगर इक्टा ने भीष्म जी के कबीरा खड़ा बाजार में तो 93 में किया था। उसके बाद हमने 2011 में उनका नाटक मुआवजे किया। उसके बाद उनका एक और नाटक जो चीफ की दावत है, वो कहानी, उसका नाट्य रूपांतरण पंकज दीक्षित और सीमा और साथियों ने मिलकर किया था, वो किया। मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कठिनाई आएगी, और इक्टा जैसे संगठन के लिए ये नाटक इस मायने में बहुत ज्यादा अच्छे, इनका चुनाव इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि कबीरा खड़ा बाजार की तो आज जरूरत है ये करने। हर इकाई यदि करे इस नाटक को, और जरूरी नहीं कि पूरा नाटक ही करे, और इसमें संभावनाएं बहुत ज्यादा इसलिए हैं कि आप चाहो इसे म्यूजिकल भी बना सकते हो। संगीत में कबीर के का इतना बड़ा व्यापक फलक आपके पास है कि उनके पद इतने सारे हैं आपके पास कि उनको आप ले सकते हो, और संगीत में भी इसको प्रयोग कर सकते हो यदि संगीत की कोई बहुत अच्छी टीम आपके पास है, और आप बिना संगीत के भी इसे कर सकते हो। ये इतना ज्यादा लचीलापन उस नाटक में है। और अगर इस तरह का कोई निर्देशक आपके पास है
जिसके पास कविता और संगीत की अच्छी समझ है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि भीष्म साहनी जी के नाटक अगर आप करेंगे तो उसमें कविता की समझ रखने वाला आदमी और संगीत की समझ रखने वाला आदमी इसलिए होना चाहिए कि ये दोनों का वहाँ स्कोप बहुत है। आप जैसा चाहो उसमें उसका उपयोग कर सकते हो। जैसे मुआवजे एक नाटक है, वो उस तरह का नाटक है कि देखो पहले ही जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस तरह की तैयारी कर रही है, साहब दंगा हो सकता है, और उससे पहले ही वो उस तरह की पूरी तैयारियां, कितना मुआवजा, भाषण कैसा लिखेंगे, ये सब तैयारियां उसमें होती रहती हैं। और उसके मतलब एक इस तरह की विडंबना, विसंगति, त्रासदी, और जिस इन सब बातों में आम आदमी का कुछ पता नहीं, वो कहाँ मारा जाएगा, क्या होगा उससे, उसके लिए मुआवजा बढ़ना है कितना, क्या है, सब चीजें उसमें है। तो वो एक तरह का एक विसंगति उसमें शुरू में ही है। और वो नाटक जब मैंने पहली बार पढ़ा था मध्य प्रदेश से हिंदी मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की एक पत्रिका है साक्षात्कार, उसमें वो पूरा नाटक एक साथ छपा था। और उस नाटक को जब शुरुआत में पढ़ा तो हमने उसको किया 15-20 साल बाद। इसका मतलब ये है कि जो एम के रैना ने उस समय कहा है कि भीष्म साहनी के नाटकों में इतनी ताकत है कि वो आपको नहीं आते, आप उनके पास पहुंचते हैं, आपको जरूरत पड़ती है भीष्म साहनी के नाटकों के पास जाने की। तो इसलिए मैं इक्का जैसे संगठन या इक्का के समान धर्मी जो भी प्रोग्रेसिव विचारधारा के संगठन है, उनके लिए भीष्म साहनी के नाटक, उनकी कहानियों में हमेशा नाटक की संभावनाएं बनी रही, क्योंकि वो उन चीजों से जूझते हैं, उनसे टकराते हैं, और उनमें एक तरह की वो एक आंतरिक ताकत है। उस आंतरिक ताकत की पहचान अगर आपने कर ली है तो आप बहुत आराम से, बहुत सरलता से, और उनके बार बार, ये इसकी पहचान करने का एक तरीका ये भी है कि उनका बार बार पाठ करो, बार बार पाठ करो, उनके ऊपर बात करो, उनकी भाषा के ऊपर बात करो, तो ये आप उसकी गहराई में धीरे धीरे उतर जाएंगे और वहां तक पहुंच जाएंगे। ये प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, ऐसी कोई ऊपर से नहीं है उतरते उस तरह के सिद्धांत। आप करके देखो तो बनाएंगे वो एक तरह की। संगीत में भी आप धीरे धीरे उसमें, अगर आपके पास, मैंने बताया ना कि अगर कविता की संगीत की समझ डायरेक्टर के पास है तो वो उसमें इस तरह का समावेश कर लेगा जहाँ जरूरत है कि वो काम हो जाएगा। और कबीरा खड़ा बाजार में नाटक हमने 93 में किया था, उसके बाद उसको हमने अभी 2017 में 18 में भी किया, और आप यकीन माने चाहे ना माने तो उसमें जितने लोग भीतर थे हॉल के, उतने ही उतनी संख्या में लोग बाहर खड़े थे। और उसके बावजूद भी कई लोग ये चक्कर में रहते हैं, इंतजार करते हैं कि भीतर से कुछ लोग निकलेंगे तो हम घुस जाएंगे। तो पूरे लोगों ने देखा, कोई बाहर नहीं निकला, और हमने स्क्रीन लगा रखी थी, उस पर बाहर देखा लोगों ने नाटक, और बहुत ज्यादा सफल नाटक हुआ था। और ये देखिए आप कि उसका संगीत भी कबीर और उन लोगों ने किया था, और अभिनय करने कबीर का रोल भी अनुपम तिवारी ने किया था उसमें, बहुत जबरदस्त। उसकी अगर उसका एक हिस्सा आज मैंने फेसबुक पे डाला, आप देख सकते हो, उसमें संगीत भी बहुत जबरदस्त था उसका। तो ये सब नए लोगों ने किया था, हमने उनका कोई भी किसी तरह का, मैंने तो हमारे इप्टा सुनर में हम जो नए साथी हमारे काम करते हैं तो हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते उस तरह का। वो जब हमसे आते हैं, पूछते हैं, बातचीत करते हैं, संवाद करने का कहते हैं, हमें दिखाते हैं कोई काम, तो फिर हम उसमें संवाद करते हैं, लेकिन उनको छेड़ते नहीं है, परेशान नहीं करते कि ऐसा करो नहीं, ये मत करो, ये। तो ये आप काम करने की स्वायत्तता देंगे अगर नए लोगों को, तो वो काम करेंगे भी और अच्छा काम भी करेंगे। और लेकिन हाँ, उनको देखते रहो, आप उनको बाज करो, और वहां कहाँ वो असमर्थता महसूस कर रहे हैं वहां जाके उनका उनका हाथ बनो आप, उनकी जरूरत के समय उनके साथ खड़े हो पीछे, तो तब निश्चित रूप से नई टीम तैयार होती है। हमारे यहाँ 4-5 पीढ़ियां नाटक वालों की तैयार हो चुकी है, बहुत सारे लोग बाहर जा चुके हैं, कई लोगों ने संगठन भी बनाए। तो हम तो चाहते हैं खूब बनाओ, काम करो, कहीं भी जाओगे तो काम करोगे, जरूरी नहीं कि इप्टा में ही रहो आप, बाहर चले जाते हैं तो वहां भी काम करते हैं और वो सक्रिय रहते हैं। तो इस तरह से बात, और कोई सवाल हो आपका तो हम उस पर भी बात कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सारिका दी और हरिओम दा, आप दोनों का। दरअसल ये पूरी बातचीत से मुझे लगता है कि हम सभी एक तरह से समृद्धि हुए हैं भीष्म साहनी को आज के दौर में याद करने के बहाने, क्योंकि 2015 में जब भीष्म साहनी की जन्मशती का वर्ष था और हमने घाटशिला में कार्यक्रम किया था, तो उस वक्त भी हमने वो विषय बनाया था कि हमारा समय और भीष्म साहनी।
तो आज भी हम 5 वर्षों के बाद भी वही कह सकते हैं कि हमारा समय और भीष्म साहनी, और हो सकता है कि आगे भी जब हम भीष्म साहनी को याद करें इस तरह से उनकी जन्मशती पर, उनके जन्म दिवस पर, तो हमारा समय और हमारे समय की जो चुनौतियां और उसमें भीष्म साहनी को पढ़ना और भीष्म साहनी के नाटकों से हमें क्या रोशनी मिलेगी, हम उस पर बातचीत लगातार कर ही सकते हैं। और जरूर है ये, आप जिस तरह से आपने बात कही कि नाटक भीष्म साहनी के बहुत ही सरल है, ऐसे इसमें कोई वैसी बात नहीं है कि नाटक नहीं किए जा सकते हैं। संसाधन उसमें आप जितने डाल सकते हैं वो अच्छा है, नहीं भी करेंगे तो भी वो नाटक इतने सरल है कि उसका जो संदेश है वो थ्रू होता ही है, वो पहुंचता है दर्शकों तक। बात केवल प्रतिबद्धता की है, ईमानदारी की है। तो इस तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सारिका दी, हरिओम दा, क्योंकि मुझे लगा कि जब हम भीष्म साहनी को आज के दौर में भी याद करेंगे तो नाटक एक बहुत जरूरी, मुझे लगता है आज के दौर का एक, क्योंकि हमेशा रहा ही है, लेकिन आज के वक्त वो कहीं ज्यादा मुझे लगता है कारगर होगा, क्योंकि ये जो दृश्य का माध्यम है आज, चूंकि जो युवा पीढ़ी है वो दृश्य के तकनीक के अलग अलग माध्यमों के जरिए ही बरगलाए ही जा रही है, बेहतर की तरफ तो नहीं धकेली जा रही है, और गर्त की तरफ ज्यादा वो जा रही है। तो ये दृश्य का जो माध्यम है, जो विजुअल मीडिया का माध्यम हमारा है, उसमें नाटक जो है, जो 1 to 1 जिसे हम कह सकते हैं कि दर्शकों से या समाज से अपना रिश्ता बनाता है, तो नाटक बहुत मजबूत अभी हमारे पास एक विधा है। तो भीष्म साहनी के नाटक वाकई बहुत मजबूत हैं। पुनः आप सभी का इस बातचीत में, इस परिचर्चा में हमारे साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कार्यक्रम हम अब समाप्त कर रहे हैं। आगे फिर किसी कार्यक्रम में हम आप दोनों से जरूर जुड़ना चाहेंगे, आपसे और किसी मुद्दे पर बात जरूर सुनना चाहेंगे। धन्यवाद सारिका दी, धन्यवाद हरिओम दा, धन्यवाद आप तमाम साथियों का जो फेसबुक लाइव के जरिए इप्टा और परलेस की घाटशिला इकाई की ये जो परिचर्चा थी लाइव, इसका हिस्सा बने, इसको देखा आप लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। धन्यवाद।